तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा यूनिट है उसको हम गैस से स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। क्योंकि गैसेस का ही यूज हम आगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बार बार एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस में गैसेस को यूज करेंगे। तो पहले हम गैसेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला आता है कि एजम्पशंस क्या है केटीजी के, ऑफ केटीजी, ठीक है ना। चाहे आप इसे कह दो एजम्पशंस ऑफ केटीजी फॉर गैस, और चाहे आप कह दो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, चाहे आप इसी को कह दो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस। क्या मतलब है, एक्चुअल में गैस, जो गैस है उसमें क्या होता है, गैस हमें विजिबल नहीं होती, दिखती तो है नहीं, ठीक है। तो गैस की कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब स्टार्टिंग में जब लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज फिक्स कर ली, ठीक है, ताकि उनको इसको समझने में आसानी रहे। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज, उन्हीं को हम कहते हैं एजम्पशंस ऑफ केटीजी। या आप ये कह सकते हैं कि केटीजी के जो एजम्पशंस हैं उस पे जो गैस बिल्कुल उसको फॉलो करे वो गैस आइडियल गैस है। रियल गैस केटीजी के सारे एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती, लेकिन आइडियल गैस करती है। यानी आइडियल गैस रियल में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन हमको एक आइडिया मिल जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से कि गैस कैसे बिहेव करेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स, मतलब इसमें एजम्पशंस बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एजम्पशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, पहला एजम्पशन ये है कि हम मान लेते हैं कि गैस स्फेरिकल पार्टिकल्स से बनी, ठीक है। सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और मान लेते हैं ये सारे पार्टिकल आइडेंटिकल होके इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कैपिटल वी। और इस आइडेंटिकल, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं जिनसे ये गैस बनी है, मतलब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका खुद का वॉल्यूम मान लेते हैं स्मॉल वी है। तो ये जो इनका खुद का वॉल्यूम है स्मॉल वी, ये इस वॉल्यूम से बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि मतलब ये assumption कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो उस वॉल्यूम में जिसमें वो, जिसको वो एक्यूपाई करती हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम आइडियल गैस को कंप्रेस करें, ठीक है, तो आइडियल गैस को कंप्रेस करते करते क्या होना चाहिए कि हम इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि वो जीरो वॉल्यूम में आ जाए, ठीक है। जबकि रियल गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। जब आप रियल गैस को कंप्रेस करते हैं और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे करते हैं, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, उस पे गैस लिक्विफाई हो जाती है। और जब वो लिक्विफाई हो जाती है तो वो उसका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये एजम्पशन में है। दूसरा एजम्पशन क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। यानी ये सारे पार्टिकल्स रिजिड हैं, तो ये क्या है, रिजिड हैं, रिजिड पार्टिकल्स हैं, एंड दे कोलाइड, और कोलाइड करते हैं इलास्टिकली। यानी कि जब ये कोलाइड करते हैं तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करते हैं, नहीं होता। ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये आइडेंटिकल पार्टिकल और ये आइडेंटिकल पार्टिकल है तो इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता, ये फोर्स समझो जीरो है, ठीक है। नो इंटरैक्शन, कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। तो चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव, तो अगर इंटरैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी जो इनकी टोटल एनर्जी होती है ई, वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। यानी कि आइडियल गैस में जितने भी मतलब पार्टिकल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। और आगे चल के हम ये प्रूव करेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बढ़ेगी। तो आइडियल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, या ये कह सकते हो कि टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है। तो ये भी एक समझो एजम्पशन, इसको समझो चाहे प्रॉपर्टी समझो कि आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है बस, ठीक है। तो जब हम किसी आइडियल गैस को या किसी गैस को का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी उसको हीट देंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी उनके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन और ज्यादा, वाइब्रेशन या मोशन और ज्यादा तेज हो जाएगा, ठीक है।
जो एजम्पशंस है वो ऑब्वियस है कि ये फ्लो कर सकती है, क्योंकि कोई इंटरेक्शन तो है नहीं। जब इंटरेक्शन नहीं है तो इनका कोई गिवन शेप नहीं होगा। गिवन शेप नहीं होगा तो जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर में ये उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेंगी। अब क्योंकि इनमें लगातार मोशन हो रहा है, लगातार ये मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, तो ये क्या करते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं। अब इनके अंदर जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से ये मोशन करते हैं, यू वेक्टर कह दो, ठीक है ना, जिन वेलोसिटी से मूव करते रहता है उसे हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि हीट की वजह से वेलोसिटी है। ठीक है, और ये वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक भाई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका अगर हम समेशन ले थर्मल वेलोसिटीज का तो वो जीरो आएगा। ठीक, और साथ ही साथ क्योंकि ये पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं, अगर किसी कंटेनर में हम किसी गैस को रखते हैं और उसके पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो ये क्या करेंगे, ये कंटेनर की वॉल्स के साथ वॉल्स को बार बार पुश करेंगे। ठीक, और जब ये वॉल्स को पुश करेंगे तो क्या करेंगे, वॉल्स पे एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और यही फोर्स की वजह से ये क्या होगा कि ये प्रेशर क्रिएट होगा वॉल्स पे। ठीक है, तो ये कुछ इनके बीच में क्या है, एक तरीके से कह सकते हो कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइडियल गैस की। ठीक, अब जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, पहली थर्ड वाली, कि इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। क्यों, क्योंकि जब हम रियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पहले निकालेंगे और फिर जब रियल गैस इक्वेशन निकालेंगे तो रियल गैस इक्वेशन में दो एजम्पशंस को कैंसिल किया जाएगा। पहला ये कि वॉल्यूम नहीं होता, यानी हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम करेक्शन करेंगे, और दूसरा ये कि इंटरेक्शन फोर्स जीरो होता है। फिर हम कहेंगे कि रियल गैस में इंटरेक्शन फोर्स जीरो नहीं होता है। और जब इंटरेक्शन फोर्स जीरो नहीं है तो जैसे ऐसे सोचो कि अगर एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ये वॉल है, मान लेते हैं एक कंटेनर की वॉल है और ये दूसरा पार्टिकल है। अब ये दूसरा पार्टिकल इस वॉल की तरफ जा रहा है लेकिन ये पार्टिकल इसे अट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल फ्री होके जाता तो जिस स्पीड से ये वॉल को हिट करता उस स्पीड से ये बाउंड पार्टिकल उस स्पीड से इसको हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि जो प्रेशर फ्री पार्टिकल लगाएगा उससे कम प्रेशर ये रियल पार्टिकल ये लगाएगा जो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर प्रेशर में करेक्शन करेंगे। तो दो करेक्शन करेंगे, जब प्रेशर में और वॉल्यूम में, तो आइडियल गैस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी रियल गैस इक्वेशन में। ठीक है, तो इन एजम्पशंस को ध्यान रखना है और इन्हीं एजम्पशंस के बेस पे हम क्या करेंगे, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन को भी डेराइव करेंगे। तो उसको करते हैं। अगला डेरिवेशन है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आइडियल गैस फिल है और इसका एरिया है ए। ठीक, और मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन है ये। ठीक, अब क्या हुआ कि जब इसमें आइडियल गैस फिल है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आइडियल गैस के, वो इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर देंगे, जैसा पीछे मैंने बताया। अब मान लेते हैं इसमें कोई आयत पार्टिकल है, आयत पार्टिकल, ये आयत पार्टिकल क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस v वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट पॉसिबल है, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में। और ये जो v वेलोसिटी एज अ वेक्टर है ये होना चाहिए vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। ठीक है, और अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो v स्क्वायर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है उस x कंपोनेंट की वजह से इस वॉल पे कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसे हम कहेंगे px। अब वो प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, देखो
पार्टिकल जब इससे वॉल से कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के पहले इसका कुछ मोमेंटम होगा, उसे कह देते हैं इनिशियल मोमेंटम। और फिर कोलाइड करने के बाद कुछ मोमेंटम होगा, उसे फाइनल मोमेंटम कह देते हैं। ठीक। हम्म, अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि एजम्पशन में ही बताया था कि कोलिजन सारे इसमें मतलब इलास्टिक। इलास्टिक होते हैं। ठीक है। बस क्या होगा, डायरेक्शन का फर्क होगा, क्योंकि जब पार्टिकल जा रहा होगा इसकी तरफ, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जब कोलाइड करके रिटर्न करेगा तो इस डायरेक्शन में रिटर्न करेगा। ठीक। तो डायरेक्शन का अंतर होगा। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें, लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, तो वो आएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी माइनस एम वी एक्स आएगा। देखो ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं तो वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम्म। इनिशियल मोमेंटम। ठीक। तो फाइनल मोमेंटम आएगा माइनस एम वी एक्स। क्यों? हम्म। क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने प्लस एक्सिस मानी है। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो प्लस एक्स के अपोजिट है, और इनिशियल मोमेंटम प्लस एक्स के डायरेक्शन में है। ठीक। हम्म। माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स आएगा। तो डेल्टा पी आई जो आएगा वो हो जाएगा माइनस टू एम बी एक्स। हम्म। ठीक। अब हम क्या करेंगे, आप देखो, जो भी मोमेंटम में चेंज यहाँ आया है, इस चेंज को आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब जब यहाँ पे पार्टिकल एक बार हिट करेगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से हिट करके इधर जाएगा और फिर वापस आएगा, तब दोबारा हिट करेगा। यानी कि ये चेंज इन मोमेंटम दोबारा तब होगा जब यहाँ पे पार्टिकल हिट करके पूरा इधर जाए और फिर वापस आए। तो ऐसा करने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है, ए जाना है और ए वापस आना है, तो टू ए अपॉन स्पीड उसकी वी एक्स है। इसको टाइम लगेगा टू ए अपॉन वी एक्स। अब अगर हम फोर्स निकालें बाई आई एथ पार्टिकल, तो वो आएगा माइनस डेल्टा पी आई अपॉन टी। तो फोर्स ऑफ आई एथ पार्टिकल आएगा, फोर्स ऑफ आई एथ पार्टिकल आएगा डेल्टा पी आई, जो कि है माइनस टू एम बी एक्स। अब देखो हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन को हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो टू एम बी एक्स बाई टी कितना है, तो टाइम आया था टू ए बाई वी वी एक्स। एक्स। तो वी एक्स ऊपर आ जाएगा तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और टू से ए टू कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ आई एथ पार्टिकल आ गया एम बी एक्स स्क्वायर बाई ए। अब हम क्या करेंगे, जब हमने फोर्स ऑफ आई एथ पार्टिकल निकाल लिया, तो हम प्रेशर ऑफ आई एथ पार्टिकल निकालेंगे, पी आई, जो कि होगा फोर्स ऑफ आई एथ पार्टिकल अपॉन एरिया। तो इस वॉल को ये हिट कर रहा है, तो इस वॉल का एरिया है ए स्क्वायर। प्रेशर ऑफ आई एथ पार्टिकल आ जाएगा एम बी एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं एम बी एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बी। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम बी है, ए क्यूब के बराबर होगा। ठीक। तो ये जो आयत पार्टिकल का प्रेशर आया, अच्छा ये जो आयत पार्टिकल का प्रेशर आया है, एक सेकंड, ये पी आई था तो इसको प्रेशर कह रहे हैं ना, तो कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ये, पी से लिखो। हाँ, तो ये प्रेशर ऑफ आयत पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक। हम्म। तो ये क्या है, प्रेशर ड्यू टू आयत पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, प्रेशर ड्यू टू आयत पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्सेप्ट। ऐसे ही प्रेशर ऑफ आयत पार्टिकल अलोंग वाई डायरेक्शन क्या आएगा, एम बी वाई वी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन वी। टी। और प्रेशर अलोंग बाई ith पार्टिकल अलोंग z डायरेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, एम बी वाई स्क्वायर बाई टी। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर दे रहे हैं। हम्म। पी मतलब पी ऑफ आई अलोंग, या या हम ऐसा करते हैं कि टोटल प्रेशर अगर हम निकालें अलोंग एक्स प्लस टोटल प्रेशर अलोंग वाई प्लस टोटल प्रेशर अलोंग जेड, इन सबको अगर हम सम करें, तो देखो ith पार्टिकल का प्रेशर ये है, और अगर हमको हम्म। टोटल प्रेशर ऑफ अलोंग ith पार्टिकल निकालना है तो उसको हमको सम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा आई एम बी एक्स स्क्वायर बाई वी। अच्छा एक चीज और है,
मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि मैंने ith पार्टिकल माना है ना, तो ith पार्टिकल की वेलोसिटी में भी मुझे वी आई लिख देना चाहिए था। हम्म। ठीक है ना, तो वी आई एक्स है ना, वी आई एक्स, वी आई एक्स, ठीक है, वी आई एक्स, वी आई एक्स, तो ये वी आई एक्स, ये वी आई, और ऐसे ही वाई के लिए वी आई वाई, और जेड के लिए वी वाई जेड। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमें टोटल प्रेशर अलोंग एक्स निकालना है, तो वो होगा सिग्मा एम आई बी आई एक्स के स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस, एक मिनट जरा एक कॉल अटेंड कर ले। ठीक। तो हाँ, तो प्रेशर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एक्स ड्यू टू आई एथ पार्टिकल, तो ये हो जाएगा एम बी आई एक्स। ऐसे ही प्रेशर ऑफ आई हो जाएगा समेशन आई मास इंटू बी आई वाई का स्क्वायर बाई वी। ठीक है, ऐसे ही जेड के लिए हो जाएगा। एक समेशन कॉमन बाहर ना लगा दें, हाँ, ब्रैकेट लेके। वो तो अभी लगाएंगे ही, ठीक है ना, बी आई वाई का स्क्वायर। अब देखो, मास और वॉल्यूम पे कोई समेशन नहीं है, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो मास अपॉन वॉल्यूम बाहर ले लिया, साथ ही साथ बी आई एक्स स्क्वायर, बी आई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब बी आई क्या है, ith पार्टिकल का, बी आई क्या है, ith पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं उन सबकी वेलोसिटी के स्क्वायर को हम ऐड कर दें, हम्म। ठीक है, तो क्या आना चाहिए। तो देखो, इसमें एक चीज, इसे पहले समझ लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वन है ये। जैसे अगर हम मान लेते हैं वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन वाई, वी वन वी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करते जाए वी एन एक्स स्क्वायर तक के, मतलब जितने हम्म। पार्टिकल्स हैं उनकी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दे। तो अगर अगर ये सारी वेलोसिटीज इक्वल होती तो क्या आता, हम्म। ये एन टाइम्स है तो ये टेन। एन वी स्क्वायर आता। ठीक, हम्म। अगर हम इसमें क्या करें, हम इसमें एन का डिवाइड कर दे और एन का मल्टीप्लाई कर दे अपनी तरफ से, तो वी स्क्वायर ही तो ये आएगा। क्या बन जाएगा, तो वी। एन, और इसे हम कहेंगे वी एक्स बार का स्क्वायर। एवरेज। हाँ, वी एक्स बार का स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वी एक्स बार का स्क्वायर क्या कहलाएगा, मीन, बार का मतलब मीन है, ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स। तो जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटीज हैं उनके स्क्वायर को करके और फिर उनका मीन यानी एवरेज निकालना, वो वी एक्स बार स्क्वायर है। ठीक, हम्म। इसी तरीके से बाकी चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंने जो किया है, ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, तो ये मैंने निकाला है, थोड़ी और जगह बना ले, तो ये मैंने वैल्यू मीन निकाली है स्क्वायर वेलोसिटी। सिग्मा आई बी आई एक्स के स्क्वायर की वैल्यू। हम्म। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा आई बी आई वाई के स्क्वायर की वैल्यू आएगी एन बी वाई बार का स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे का भी आ जाएगा। ठीक है, बोलो, हम्म। तो इतनी बात तो समझ आ गई। हाँ। अब इस पार्ट को मिटा दे रही है डायग्राम को, हाँ। हाँ। देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों अगर हम यहाँ रख दें, हम्म। अच्छा, तो ये हो जाएगा, अच्छा पी एक्स पी वाई पी जेड। तो देखो, जितना प्रेशर एक्स डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि देखो सारी वेलोसिटीज, सारे पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जितना प्रेशर एक्स डायरेक्शन में लगेगा उतना ही प्रेशर वाई डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही प्रेशर जेड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, हम्म। तो प्रेशर अलोंग एक्स, प्रेशर अलोंग वाई, प्रेशर अलोंग जेड, ये तीनों बराबर होते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं। तो इधर आ जाएगा एलएचएस में 3p इक्वल टू, हम्म। और इधर आरएचएस में क्या है, m अपॉन बी सब में कॉमन हो गया है, और बी एक्स बार का स्क्वायर प्लस वी वाई बार का स्क्वायर प्लस बी जेड बार का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। हम्म। और इस इक्वेशन को जैसे बी स्क्वायर इसके बराबर है, वैसे ही हम इसकी जगह बी बार स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, एन रह गया सब में, एन भी तो था,
एन, है एन ना। कॉमन ले लो। हाँ एन एन। कॉमन ले लो। हाँ तो एन कॉमन ले लेते हैं, सब में एन आएगा तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो एम एन, ये, तो पी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 एम एन बाई बी, बी बार स्क्वायर, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं, देखो, एम, हाँ, अच्छा, अगर तीनों को बराबर मान लिया जाए तो 3v बार स्क्वायर नहीं होगा? नहीं नहीं, ये तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक 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 ठीक। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल है, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो एम इंटू एन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नहीं, टोटल मास ऑफ हाँ पार्टिकल। सॉरी, टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स, तो टोटल मास ऑफ गैस हो गया, हम्म अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो हम्म। हम इसको लिख देंगे 1/3 रो बी बार स्क्वायर, हम्म और यही हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया ड्यू टू एन आइडियल गैस, ठीक है। अब इस प्रेशर की मदद से हम क्या करेंगे, जो अलग अलग इक्वेशंस थी, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सबको डेराइव करेंगे। हम्म तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट गैस लॉ जो हैं इनको डेराइव करेंगे, ठीक है। पहला है बॉयल्स लॉ, तो हम क्या कर रहे हैं कि, देखो हमने फॉर्मूला निकाला, प्रेशर इक्वल टू 1/3 एम एन अपॉन बी इंटू बी बार का स्क्वायर। हम्म अब अगर हम v को इधर भेजें तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर। अब हमने अभी बताया कि केटीजी के अकॉर्डिंग जो हम्म टेम्परेचर होता है वो, या जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, हम्म और काइनेटिक एनर्जी का मतलब, अब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में तो हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, तो हम्म हम ये नहीं कह सकते कि जो वी बार का स्क्वायर है वो भी फंक्शन है टेम्परेचर का। हम्म तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है हम्म। तो वी बार स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक। और अगर वी बार, अच्छा, एम क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल जो कि कांस्टेंट होगा, एन क्या कांस्टेंट ही है, होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर जो ऑफ कि पार्टिकल्स कांस्टेंट जो कि रहेगा, कांस्टेंट होगा पर तो यानी ज्यादा कि ये होगा। पूरा आरएचएस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर टी कांस्टेंट है तो पूरा आरएचएस क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी पी इंटू वी कांस्टेंट रहेगा। और ये बॉयल्स लॉ, ठीक। तो बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये इससे प्रूफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर हम्म कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो होता है, देखो, चार्ल्स लॉ दो तरीके से यूज हो सकता है। एक, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, मतलब एक ये होता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वी बाई टी कांस्टेंट होगा, हम्म ठीक है। लेकिन इससे पहले इनिशियल स्टेटमेंट इसका क्या है, इनिशियल स्टेटमेंट ये है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे हम्म। वैसे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। इंक्रीज और करेगा। किस फॉर्मूले से इंक्रीज करेगा, उसका फॉर्मूला है v इक्वल टू वी नॉट 1 + अल्फा टी, इस फॉर्मूले से इंक्रीज करेगा, हम्म। इस ये फॉर्मूले, गामा शायद होता है। नहीं अल्फा रहता, और यहाँ पे अल्फा जो होगा उसकी वैल्यू 1/273 होती है, ठीक। अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, वन अपॉन वन टू अपॉन सेवेंटी तो जब यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा v इक्वल टू वी नॉट 1 + t/273, ठीक है। और जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये बनेगा v इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस t/273, और हम जानते हैं कि 273 में t टेम्परेचर ऐड करने पे, t टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए हाँ। डिग्री सेल्सियस में। तो ये सेल्सियस है। तो ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन टेम्परेचर बन जाता है, और केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। हम्म तो अब ये कह सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के,
या आप कह सकते हैं वी बाई टी क्या है, कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि वी के नीचे टी ले लो तो वी नॉट बाई 273 बचा। अब वी नॉट क्या है, वी नॉट है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वी नॉट क्या है, वी नॉट है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो चार्ल्स लॉ का इनिशियल स्टेटमेंट ये है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना, बाय द दिस रिलेशन। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम एट इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ अल्फा, एंड अल्फा जो है वो 1/273 होता है यहाँ पे। ठीक है। अमन, हाँ यहाँ पे जो वी नॉट हमने लिया इनिशियल वॉल्यूम, हाँ हाँ। वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे या 0 केल्विन पे नहीं, लेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 केल्विन पे ले रहे होते तो यहाँ टेम्परेचर भी हम केल्विन पे ही ले रहे होते। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है। अच्छा, गैस का वॉल्यूम कितने डिग्री पे ज्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है? देखो, मैक्सिमम तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अगर आइडियल गैस के अकॉर्डिंग सोचो तो आइडियली 0 केल्विन पे गैस का वॉल्यूम 0 होना चाहिए। ठीक है, अब 0 केल्विन का मतलब क्या है, डिग्री सेल्सियस में -273। हाँ। तो टी की जगह -273 रख के देखो यहाँ पे, हम्म। तो ये 0 हो रहा है ना वॉल्यूम। 0 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये भी मतलब ये सब आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज हैं अमन, कि हाँ। अभी तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कितना अचीव किया जा चुका है पृथ्वी पे? मुझे लग रहा है मतलब 0 केल्विन नहीं अचीव किया गया है, लेकिन 0 केल्विन के काफी करीब अचीव किया गया है। हम देखो इंटरनेट से पता करके बताते हैं, एक मिनट लाइन पे रहना है ना। ठीक है, 38 पिको कैलविन आ रहा है। 38 पिको कैलविन। पीको केल्विन का मतलब 10 की पावर -12। हाँ, मतलब ये 0 केल्विन के बहुत करीब है, लेकिन 0 केल्विन नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये समझ आ गया ना कि हम्म, यहाँ पे वॉल्यूम बाई टी कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, हम्म, तो इस लॉ से पहले ये लॉ है। अब देखो, इसको जो वी बाई टी कांस्टेंट रहता है इसको हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 एम एन, रो वी। है ना, एम एन बाई वी इंटू वी बार का स्क्वायर। हम्म, अब देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को भूल जाओ। ठीक, हम्म, 1/3 एम एन ये सब तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम को इधर भेज दो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी बार का स्क्वायर। जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। हाँ, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम पे डिपेंड करता है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। टाइम मींस टेम्परेचर। सॉरी, टेम्परेचर, हाँ तुमने टाइम बोल दिया, मैंने भी टाइम बोल दिया। तो वी बार स्क्वायर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना। हम्म, तो यानी वी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी वी बाई टी कांस्टेंट होगा। हम्म, तो ये चार्ल्स लॉ प्रूव हो गया। ऐसे ही जो है आगे जो है अगला गेलुसैक लॉ, वो भी इसी से प्रूव हो जाएगा। ठीक, हम्म, सेम तरीके से। अच्छा, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा दिखेगा, मान लेते हैं इधर वॉल्यूम ले लेते हैं वी और इधर ले लेते हैं टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस में। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये वी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, हम्म, ये वी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और ये ऐसे जाएगा। और जब इसको तुम पीछे बढ़ाओगे तो तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हम्म, वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी देखो यहाँ पे रख के देख लो ना, कि इसको 0 रखने पे ये वैल्यू आ रही -1/अल्फा, हम्म, यानी -273 पे। और प्रिसाइसली क्या है तो 273.15। ठीक है, हम्म, ओके, तो ये हो गया। अच्छा, कुछ ग्राफ मतलब अलग से भी आते हैं। अलग से ग्राफ करने का बनाने का क्या मतलब है, जैसे इसको देखते हैं, जो गैस बॉयल्स लॉ बताया मैंने, तो बॉयल्स लॉ को थोड़ा सा फिर से देखें। फॉर्मूला है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप इधर पी ले लें, इधर वी ले लें, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, हम्म, अब लेकिन कभी कभी आपसे क्या कहता है कि लॉग पी और लॉग वी के बीच में ग्राफ बनाओ। इधर लॉग पी ले लो और इधर लॉग वी ले लो।
लॉग पी और लॉग बी के बीच में ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो भाई इस पूरे में सेम लॉग ले लो, लॉग पी। अब देखो लॉग जब ले लोगे तो लॉग पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो लॉग कांस्टेंट का लॉग फिर कांस्टेंट ही आएगा, है ना। अब हाँ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग बी पी प्लस लॉग बी। इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम log p को पूरा y मान लें हम्म। और log v को पूरा x मान लें इक्वल एक्स टू मान लो। कांस्टेंट। ठीक। हम्म। तो y प्लस एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं? हाँ हाँ। अब y की वैल्यू निकालो, x को जीरो ले लो तो x को जीरो ले लो तो y की वैल्यू c आएगी, यानी यहाँ पे c होगा। और हम्म। x को जीरो ले, y को जीरो ले ले तो x की वैल्यू c आएगी। इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, Sure. आया समझ में? एक मिनट लाइन पे रहना। तो log p प्लस log b इक्वल टू c का अगर हम ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि एक ही ग्राफ में मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन करके ग्राफ पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए कैसे बना सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल पूछेगा तो वो ऊपर वाला बनेगा, हाँ लॉग वाला पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन हाँ, का। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि ये क्यों सोचो कि मतलब ये याद क्यों करो, मतलब ये तरीका समझो। ठीक। हम्म। ऐसा तरीका कहीं भी इम्प्लीकेट कर सकता है। और ये चीज शायद मैंने ग्राफ में जब पढ़ाया था तो भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, शायद सेम एग्जाम्पल भी दिया हो। ठीक है। हम्म। और मतलब ग्राफ अब जैसे इसमें तो खैर डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम्म। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है, जैसे हमने तुम ये वाला ग्राफ याद कर लिया। हम्म। ठीक। हम्म। ये बॉयल्स लॉ का है। अब उसने कह दिया कि इधर v है और इधर कैपिटल टी है। अब ग्राफ कैसा बनना चाहिए? वो बदल दिए ना? नहीं सेम ही तो रखा है तुमने। नहीं, गलत। यहाँ टी डिग्री सेल्सियस वाला था हाँ हाँ। और यहाँ टी केल्विन वाला है। हम्म। तो अब ग्राफ क्या बनना चाहिए? ग्राफ तो वही बनेगा। हाँ, लेकिन ओरिजिन से बनेगा। यहाँ जीरो से बनेगा। हाँ, और ये ऊपर से बना है। अब आप ये वाला तैयार करके गए, ये वाला बना दिया, ये वाला बना के गए, ये वाला तैयार। तो कहने का मतलब है चीजों को समझ के करना ज्यादा बेहतर है ना। हम्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो गेलुसाइक लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक हम्म। है, तो प्रेशर जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे, अच्छा सॉरी, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट। कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे हम्म। टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और किस फॉर्मूले से बढ़ेगा? इस फॉर्मूले से, P इक्वल टू पी नॉट वन प्लस, अब यहाँ बीटा टी वर्ड आ जाएगा, लेकिन बीटा की वैल्यू भी 1/273 होती है। तो P इक्वल टू पी नॉट वन प्लस 1/273 टी, ठीक है ना। और टी यहाँ डिग्री सेल्सियस में होगा, और नो डाउट ये आगे चल के फॉर्मूला बनेगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक। और पीवी इक्वल, बाकी जो अभी हमने फॉर्मूला बताया P इक्वल टू 1/3 mn/v बार स्क्वायर, उस फॉर्मूले से, सॉरी mn/1/3 mn/v बार स्क्वायर, है ना। और यहाँ कैपिटल V होता था। तो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है V बार स्क्वायर के, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कर रही है? आपको तीनों लॉ को प्रूव करके दिखा रही है, प्रूव करके। ठीक है ना। बाकी एवोगैड्रो लॉ भी इसी में बता देते हैं, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना। या एवोगैड्रो लॉ नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे, आज यहीं तक करते हैं। ठीक। तो एक्चुअल में 5 लॉज हैं, ठीक है। 3 लॉ मैंने बता दिए, पास सॉरी पास्कल बोल रहे हैं, गे लुसैक बता दिया, और चार्ल्स लॉ बता दिया, और बॉयल्स लॉ बता दिया, बाय। ठीक है ना। अब अब नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे? 2 और लॉ देखेंगे, वो है एवोगैड्रो, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। हाँ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो 3 हो जाएंगे, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ हो जाएगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा, और मतलब। एवोगैड्रो लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में बीएससी का भी पार्ट आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना भी एक चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मतलब क्योंकि ये हमें अभी सामने आया ना क्वेश्चन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछता है कि डिफ्यूजन जो होता है, ठीक है ना, हाँ। वो किस ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पे डिपेंड करता है। मतलब ट्रांसपोर्ट फिनोमिना 3 आपको पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में आपको 3 चीजें पढ़नी, ठीक है। बहुत आसान है। हम इस चैप्टर को अगर समराइज करना चाहें
तो तीन बातें बता रहे हैं, वो तीन बातों में से एक बात अगर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में पूछी जाती तो कौन यही फंस जाए। ठीक है, और वो तीन बातें क्या है कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर यानी ट्रांसपोर्ट यानी मूव करना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम से जो होता है वो क्या मतलब उससे क्या रिलेटेड है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल से डिफ्यूजन रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम से जो रिलेटेड है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम देखो मोमेंटम रिलेटेड है फोर्स से, ठीक है, हाँ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम जो है वो विस्कस फोर्स से रिलेटेड है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से विस्कस फोर्स जनरेट होता है। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी से कंडक्शन होता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाँ। तो गैस में हीट का ट्रांसफर के पीछे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, विस्कस फोर्स के पीछे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ऐसे ही या विस्कस या विस्कोसिटी के लिए, ठीक है, और डिफ्यूजन के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। ठीक है ना, तो ये तीनों ट्रांसपोर्ट, इनके डेरिवेशन भी करके देख सकते हैं और करके भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये पूछता है कि एवरेज पार्टिकल पर सेकंड कितने ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे। और ठीक है, अच्छा है, मतलब बढ़िया है थर्मोडाइनमिक्स, मजा आएगा इसको करके भी, है ना। चलो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। ओके। ओके, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।